इसके ऊपर इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया रिसर्च एनालिस्ट उमर अरशद ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक नई उबूरी हुकूमत जो है वो तश्कील पा रही है, साथ ही साथ एक जानिब ये हो रहा है जमहूरी या सियासी जो ट्रांजिशन है वो जारी है, दूसरी जानिब 500 फ़ज़ाई हमले इजराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से पिछले 48 घंटे में शाम में किए गए हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस तमाम डेवलपमेंट को? जी अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली ये सीरिया की जो सिविल वॉर थी वो अब सीरिया की बेसिकली वॉर ऑफ एनाइलेशन में तब्दील हो गई है। उसकी वजह ये है कि देखें, कोई भी जब मुल्क खड़ा होता है तो वो चंद इदारों के ऊपर और एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा होता है। इस टाइम पे जो इजरायली और अमेरिकन बम्बार्डमेंट है सीरिया के अंदर, वो इंश्योर कर रही है, ये तमाम अमेरिकन जरीदे इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उसके ऊपर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट की है कि जो तमाम ये हमले हैं जो इजराइल और अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं, ये सीरिया को एक परमानेंटली डिसफंक्शनल एंड डिसेबल्ड कंट्री के तौर पे करने के लिए किए जा रहे हैं। और वरना इस लेंथ और इस पेस और इस वॉल्यूम पे हमले करना किसी नॉर्मल जंग में भी, दो नॉर्मल मुल्कों के दरमियान जो जंग होती है वो इम्पॉसिबल है, इतनी ज्यादा एम्यूनिशन को ड्रॉप करना। तो ये जो सीरिया का हो रहा है, ये बेसिकली खुल के बात अब सामने आ गई है कि ये जो सारा जो चीज तुर्की से मूव की गई वो बुनियादी तौर पे कोई वॉर ऑफ लिबरेशन नहीं थी, वो एक्चुअली सीरिया की वॉर ऑफ एनाइलेशन थी। और इसके देखने के बहुत सारे जाविये हैं। कुछ लोग इसको ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जाविये से देख रहे हैं, कुछ लोग इसको सुन्नीज और अलावाइट्स के दरमियान जो एक पावर स्ट्रगल है जो तकरीबन 1920 से चल रही है मोर और लेस, लेकिन 1963 से तो खास तौर पे चल रही है। 1963 ऑनवर्ड्स और फिर 71 से तो एक फैमिली के साथ नैरो डाउन हो गई ये जो कॉन्फ्रंटेशन थी बिटवीन द सुन्नी मेजॉरिटी ऑफ सीरिया एंड द अलावाइट माइनॉरिटी ऑफ द मेडिटेरेनियन कोस्ट। और वो हाफिज अल असद की वजह से, वो एक लंबी तारीख है, अभी हम फोकस रहेंगे अभी की सिचुएशन के ऊपर। तो देखिए, अभी की सिचुएशन बड़ी ही भयानक है, रुख इख्तियार करती जा रही है। खास तौर पे मैं फोकस करना चाहता हूँ जो इजरायली एनेक्सेशन हो रही है साउथ में और जो टर्किश एनेक्सेशन हो रही है नॉर्थ में। अब ये भी एक बहुत बड़ा एक मजाका खेज बात बन गई है इंटरनेशनल अफेयर्स को, अगर आप आजकल आप फॉलो करें, कि टर्की कंडेम कर रहा है जो कुनेत्रा ने गवर्नेट में जो इजराइल ने एनेक्सेशन की है गोलान हाइट्स में, बफर जोन को एक्सटेंड किया और बहुत एक्सटेंड कर दिया, गाजा से डबल साइज का एरिया तकरीबन इन्होंने अपने कब्जे में कर लिए। तो टर्की नॉर्थ में एनेक्सेशन कर रहा है। टर्की जो सीरियन नेशनल आर्मी है बुनियादी तौर पे वो एक डायरेक्ट टर्किश प्रॉक्सी है, जिसमें गालिबन बहुत सारे अकाउंट्स के मुताबिक टर्किश आर्मी के सोल्जर्स उसमें लड़ रहे हैं, एसएनए के। तो टर्की नॉर्थ में एनेक्सेशन कर रहा है, इजराइल साउथ में कर रहा है। और सीरिया एज वी नो इट, सीरिया जिसके इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो बॉर्डर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक, एज वी नो सीरिया, वो इट इज बीइंग टेकन अपार्ट। तो इसमें कोई उम्मीद की, देखें, इसमें कुछ लोग कर रहे हैं, इसमें उम्मीद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर भी आपने भी जिस तरह मोहम्मद अल बशीर साहब का स्टेटमेंट पढ़ी, वो बात अगर वो सही कर भी रहे हैं, अगर वो सीरियस हैं भी, चले फॉर द सेक ऑफ एन आर्गुमेंट, मैं नहीं मानता कि वो सीरियस हैं, लेकिन चले अगर फॉर द सेक ऑफ एन आर्गुमेंट ये मान लिया जाए कि वो सीरियस हैं, तो जब वो अपने मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के बारे में एक लफ्ज नहीं बोल रहे, तो वो कौन सी खुशहाली लाने के बारे में बात कर रहे हैं? ये इसी तरह है कि कोई बंदा अपने घर की जो हुदूद है उनका दिफा ना कर रहा हो, तो वो किस जगह पे खुशहाली लेके आए? जब वो जगह ही नहीं रहेगी तो खुशहाली कहां पे आए? तो इस वजह से ये बहुत विशफुल और बहुत ही मैं कहूंगा, मेरा ओपिनियन है इसके ऊपर, आप मेरा ही ओपिनियन कह के जा रहे हैं, इसको आप सुनाएंगे कि ये एक टोटली फ्रॉडलेंट सिस्टम सीरिया के अंदर आ चुका है, जो उसका दाइश और अलकायदा बैकग्राउंड है। मैं उसके अलावा भी अगर बात करूं, ये जो कंस्पिरेसी जिस तरह स्पिन की गई है कि नॉर्दर्न सीरिया को तुर्की अपनी मर्जी के इलाकों को लेगा बफर जोन के नाम पे, ये पता नहीं किससे बफर जोन बना रहे हैं। अगर आप लोग इन लोगों के साथ, जो जुलानी का ग्रुप है, HTS हयात तहरीर अल शाम, अगर आप इनके साथ इन कांटेक्ट हैं, अगर सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स इनके साथ राब्ते कर रही हैं, अमेरिका ने भी रीच आउट किया है, बरतानिया ने भी किया है, तो इजराइल बफर जोन किसके अगेंस्ट बना रहा है?
और हयात तहरीर अल शाम इदलीब में अपना एक दिन हुकूमत नहीं कर सकती थी अगर तुर्की की डायरेक्ट सपोर्ट उसको ना हो। आपको पता है मेन जो सीरिया था, जो बशर अल असद के कंट्रोल में था, वहां पे बिजली 4 से 5 घंटे दिन में सिर्फ दे सकती थी सीरियन गवर्नमेंट अपनी आवाम को। लेकिन इदलीब के अंदर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी। इदलीब को बुनियादी तौर पे एक तुर्की ही का हिस्सा बना दिया गया। तो जो मुश्किल वक्त है वो तो कम से कम जो रिजीम के अंडर जो पॉपुलेशन रह रही थी, मैं पॉपुलेशन की बात करूं, वो तो उस पॉपुलेशन ने देखा। इस वजह से ये चीज लॉजिकली समझ नहीं आती कि किस तरह अगर एक रेवोल्यूशन ये वाकई है, चले कुछ लोगों के आर्गुमेंट को मान लिया जाए कि ये है, तो ये अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को क्यों नहीं डिफेंड कर रहा? सीरिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जिस तरह वायलेट हो रही है, ये कोई बनाना रिपब्लिक भी इस तरह नहीं होने दे। और ये जो हो रहा है इसके ऊपर जो खामोशी है हयात तहरीर अल शाम की, क्योंकि उसमें तुर्की भी इन्वॉल्व है और उसमें दाइश के जो ऑल टाइम फाइनेंसियर एंड सपोर्टर एंड स्पॉन्सर हैं इजराइल एंड अमेरिका, वो भी लेकिन शामिल हैं। हम तो ये जाहिर है कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बशार अल असद जिनकी फैमिली ने 50 साल से ज़ायद गवर्नमेंट की, जब वो ये सारी इंटरवेंशंस को कंट्रोल नहीं कर सके, हमने ये भी देखा कि 2 फ़ज़ाई अड्डे वो रशिया के पास हैं, तुर्किया की अपनी इंटरवेंशन है, इज़राइल की हमेशा से हर कुछ सालों बाद, एक दिहाई के बाद कोई ना कोई इंटरवेंशन, जो इंटेंशन है, इंटरवेंशन तो अपनी जगह है, इंटेंशन भी इज़राइल की हमेशा से क्लियर दिखाई दी है इन एरियाज़ को देख के कि ये जो अभी एक मुज़ाहमत का ग्रुप आया, ये चंद ग्रुप्स मिलकर अब हुकूमत में आई, किस तरह से, क्या मिलिटरली ये कर सकते हैं, क्या स्टेटमेंट्स दे के इज़राइल के खिलाफ क्या सकते हैं, इनके पास क्या ऑप्शंस हो सकती हैं अगर हम इनसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा लगा भी लें इस पॉइंट पे कि इनको अपनी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसका ख्याल करना चाहिए? इनको वही करना चाहिए जिस तरह इन्होंने बशर अल असद की फोर्सेस को एक ऑक्यूपाइंग फोर्स समझ के उनके खिलाफ मोबिलाइज किया अपनी फोर्सेस को और मार्च किया टुवर्ड्स सबसे पहले अलेप्पो, उसके बाद हमा, होम्स और फिर दमिश्क। तो उसी तरह मार्च करके जाएं उस तरफ और जाके सीरिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करें। जाके तुर्की की जो फौज नॉर्थ में आके इलीगल एनेक्सेशन कर रही है, और मैं बहुत अफसोस की बात है कि तुर्की का बहुत शर्मनाक रोल है इस सारी एपिसोड के अंदर। सीरिया के हवाले से बात करूं, मैं बशर अल असद के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं सीरिया एज एन एंटिटी which is representative of the Levantine culture association and its association with Islam। ये एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये होली लैंड्स ही हैं एक्चुअली, ये जिनको हम होली लैंड्स, तमाम मज़ाहिब जो अब्राहमिक रिलीजन से वहां मानते हैं, वहां पे तुर्की ने बहुत ही शर्मनाक रोल प्ले किया। तो जो ये लोग ये करें कि अगर ये वाकई सिंसियर हैं, अगर ये लड़ नहीं भी सकते उनसे, ये अगर फिलहाल मरना नहीं भी चाहते, ये कम से कम जाके एक लाइन तो कहीं पे लगाएंगे ना। इससे ज्यादा तो आई डोंट थिंक इससे ज्यादा रिलैक्स लीवे कोई किसी को दे सकता है। अगर आपने क्योंकि मेरे से सवाल पूछा तो मैं यही जवाब दे रहा हूं कि कहीं ना कहीं तो जाके ये लाइन लगाए कि इससे आगे किसी किस्म की कोई इनकर्जन नहीं होगी सीरियन टेरिटरी के अंदर। लेकिन वो ये नहीं कर रहे, वो इसराइल का नाम नहीं ले रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? कम से कम और कुछ नहीं, लेकिन हाफिज अल असद के टाइम से पैलेस्टीनियन इशू सीरिया का 50 साल 53 साल जो भी रूल था बशर अल असद का और हाफिज अल असद का, और उसमें बहुत सारे उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जिक्र करने के भी काबिल नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद फलस्तीनी कॉज हमेशा से सीरियन स्टेट के टॉप एजेंडा पे रहा, फॉर वन रीजन और दी अदर। इस वजह से ये कहना कि ये लोग आके किसी किस्म की कोई बेहतरी लाएंगे, ये बिल्कुल दिस इज डे ड्रीमिंग। ये कैसे हो सकता है कि वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एक बुनियाद होती है एक मुल्क की, एक लोगों की सिक्योरिटी, उनकी सलामती की, जिसके अंदर उनके जो बॉर्डर्स हैं वो सेफ हों, उनकी आबादी को पता हो कि हम एक प्रोटेक्टेड और सेफ एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वेयर आवर सॉवरेनिटी इज प्रोटेक्टेड। So without sovereignty, you can have no society, or without sovereignty, you can have no prosperity. It's impossible. सीरियन फौज के बारे में क्या कहा जाए कि जिन्होंने जब ये सारे हंगामे शुरू हुए तो बफर जोन के ऊपर जो उनकी साइड की पोजीशन थी वो उन्होंने छोड़ दी, वो मुंतशिर हो गए। मुल्क में जो कुछ भी हो रहा था
लेकिन वो इतना अहम हिस्सा उसको छोड़ देना, वहाँ से भाग जाना या मुंतशिर हो जाना, उसको ऐसे छोड़ देना कि जो इजरायली आर्मी है वो वहाँ पर पेशकदमी शुरू कर दी, कितना बड़ा सवालिया निशान है। आपके मुल्क में जो कुछ भी चल रहा था, एक हुकूमत चेंज हो रही थी या जो भी हो रहा था, लेकिन और वहाँ तक तो जैसे कि आप कह रहे कि HTS उन्होंने भी अभी लाइन ड्रॉ नहीं की, वो भी वहाँ तक नहीं पहुंचे थे। इन्होंने कैसे अपनी पोजीशंस छोड़ दी गोलान हाइट्स के ऊपर? देखिए, जब एक आर्मी जो एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी होती है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में, वो जब कोलैप्स करती है तो वैसे ही कोलैप्स होता है। वो उसी तरह जिस तरह अफगानिस्तान के केस में हुआ या और भी हम बहुत सारे केसेस में देखते हैं। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई है सीरिया में, ये सीरिया में एक निज़ाम पूरा अपरूट हुआ है। जो एक निज़ाम था, जो असद फैमिली का जो एक सिस्टम था, वो पूरे का पूरा अपरूट हुआ है। तो ज़ाहिर है इसमें बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि चैलेंजेस नहीं होंगे, चैलेंजेस तो इसमें बहुत शदीद होंगे, लेकिन उन चैलेंजेस को डील करने के लिए ना तो कैपेसिटी नजर आ रही है, ना विल नजर आ रही है और ना इंटेंट नजर आ रही है। आई थिंक कि ये एक सैटेलाइट स्टेट इजराइल की इसको बना के रखना चाहेंगे। जो जो वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं, वो एक इजराइल की सैटेलाइट स्टेट के तौर पे जॉर्डन की तरह बुनियादी तौर पे ये एक नया जॉर्डन बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक मुल्क जिसमें कोई स्पाइन ना हो, जिसके अंदर कोई उसका अपना इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर ना हो, जिसके अंदर कोई इवन फॉर दैट मैटर किसी किस्म के कोई प्रोफेशनल्स ना हो। आप देखें ये दमिश्क के अंदर ये जो टारगेटेड किलिंग स्टार्ट हो गई हैं पूरे सीरिया में, पढ़े लिखे लोगों की, साइंटिस्ट की, केमिकल इंजीनियर्स की, ये तो अब बहुत क्रेडिबल सोर्सेज ने रिपोर्ट कर दिया, अल जजीरा तक इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है ये एक सिस्टमैटिक एनाइलेशन ऑफ सीरिया है। ये जो एक्टर्स सामने लाए गए हैं, ये एक डिस्ट्रैक्शन, दिस इज माय ओपिनियन, आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग माय ओपिनियन, कि जो एक्टर्स सामने लाए गए हैं ये एक डिस्ट्रैक्शन है सिर्फ, और असल जो मकसद है वो सीरिया का जो ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीरिया की वो किसी किस्म की कैपेसिटी इस पीस ऑफ लैंड में whoever become पावर टू रेकन विद, आई थिंक उसको मुकम्मल तौर पे खत्म किया मैं जा ये रहा है। जानना चाह रही हूँ कि अगर ये एक इज़राइल को ही वहाँ पर स्ट्रेंथन किया जा रहा है या उसी के लिए जो वहाँ पर ख़ित्ते के अपने अंदर क़ुव्वतें या मुज़ाहमतकार ग्रुप्स मौजूद थे उनको स्ट्रेंथन किया गया या सपोर्ट दी गई या उनको कुछ नहीं कहा गया, तो बशारुल असद की हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही थी, कोई थ्रेट नज़र नहीं आती थी इज़राइल के लिए। ठीक है कि वो बफर जोन पे अपनी अपनी जगह पोजीशंस मौजूद थी, एक जानिब इज़राइल ने अपनी आबादकारियाँ भी कर ली हैं, कई बस्तियां बसा ली हैं, ऑल्दो के आज तक दुनिया की कोई कंट्री इसको रिकग्नाइज़ नहीं करती सिवाय अमेरिका के। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक भी उसको रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता इसराइल का जो वहाँ पे होल्ड है। इसराइल को ख़तरा क्या था बशारुल असद की हुकूमत से? क्योंकि बज़ाहिर ठीक है उन्होंने कभी सपोर्ट की, और स्टेटमेंट्स की हद तक तो पूरी दुनिया ही पैलेस्टाइन को सपोर्ट करती आई है, एक्शन तो उन्होंने भी कोई नहीं लिया था, तो उनको इनसे थ्रेट क्या था बशारुल असद से, अगर आपके आर्ग्यूमेंट को मैं आगे लेके चलूं? जी देखिए, बशर असद से जो मेन थ्रेट था वो सीरिया की वो सप्लाई लाइन थी जो हिजबुल्लाह तक जाती है फ्रॉम ईरान। जो अगर मिलिटरीली हम बात करें जो मिलिट्री थ्रेट सीरिया से इजराइल ने फील किया, और ये जो सीरिया के अंदर ये जो ऑपरेशन प्लान किया गया, ये बड़ा हैपहैज़र्ड ऑपरेशन है। जो अभी तक इसकी जो कुछ स्केच सामने आ रहा है, इसके अंदर प्लानिंग फेज के अंदर टर्क्स, इजरायलीज और अमेरिकन के बीच में जो कुछ एग्री हुआ था, चीजें उससे बहुत ज्यादा बियॉन्ड चली गई। जो अभी तक का स्केच सामने आ रहा है, एज वी गो फर्दर हमारे पास मोर ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं ज्यादा बेहतर हम उसका तजिया कर सकेंगे। सो खतरा ये था, बशर अल असद वाज द मेन सप्लाई लाइन टू हिजबुल्लाह, और इजराइल ने जो पिछले 2 महीने से खास तौर पे 27 सितंबर ऑनवर्ड्स टिल अभी तक जो कैंपेन, जो पिछले हफ्ते तक जो हिजबुल्लाह के साथ जब तक सीज फायर नहीं हुआ, इजराइल ने गाजा से भी ज्यादा जो फिगर्स दिए हैं वॉर स्पेक्टर ने, कि गाजा से ज्यादा इंटेंस बॉम्बिंग की गई लेबनान में, और ज्यादा उसमें उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी बिकॉज वो ज्यादा वाइडर एरिया पे हो रही थी, वो एक्कर से लेके नीचे तक साउथ लेबनान तक। तो उस सब के बावजूद इजरायली तमाम जनरल्स जो कि इंटरनेशनल मीडिया पे आते हैं, अल जजीरा पे आते हैं, लाइक अल जजीरा का बॉयकॉट किया हुआ वैसे इजरायली स्टेट ने, लेकिन उसके बावजूद जितने भी इजरायली ऑफिशियल्स अपेयर होते हैं अल जजीरा पे या और चैनल्स के ऊपर, वो सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बियॉन्ड रेजिस्टेंस आई हिजबुल्लाह की तरफ से, और वो किसी एक भी जगह को फुली होल्ड नहीं कर सके।
वो होल्ड जो था वो शेकी था, क्योंकि हिजबुल्लाह का जो टनल नेटवर्क है वो उनकी समझ में नहीं आया अभी। तो हिजबुल्लाह की जो फाइटिंग कैपेसिटी है वो इजराइल की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा निकली, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह क्योंकि बॉम्बिंग के प्रेशर में तो था, लेकिन बाकी उनकी फाइटिंग कैपेसिटी जो थी वो इंटैक्ट थी। तो उस फाइटिंग कैपेसिटी की जो मेन सप्लाई लाइन है वो सीरिया है। So Syria was technically at war with Israel because Syria हिजबुल्लाह को वो सप्लाई लाइन प्रोवाइड करता था जो ईरान से सप्लाई लाइन हिजबुल्लाह तक जाती है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो शहीद हसन नसरुल्लाह उन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में इस बात को एडमिट किया कि हमारी हर चीज ईरान से आती। इसमें क्या बुराई की बात है? क्यों इजराइल तो कभी इस बात पे शर्मिंदा नहीं होता कि हर चीज उसकी अमेरिका से आती है। ठीक है, तो ये उनका एक स्टांस है और उस स्टांस के ऊपर मैं यही आपको कह रहा हूं कि जो सीरिया के अंदर हुआ है, जो चीज हुई है इस वक्त, वो एक इजरायली अमेरिकन टर्किश जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन है। वो लिबरेशन नहीं है जो एक्चुअली सीरिया को मिलनी चाहिए थी। और बात कि अभी आपने नाम लिया अमेरिका का भी कि ये जो इस वक्त हम सारा सीरिया के स्टेज के ऊपर जो कुछ भी हुआ है इस वक्त वहाँ पर उसमें अमेरिका का हाथ उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये अमेरिका जो बाइडेन हुकूमत समझा जाए उनका है या अमेरिका की पॉलिसी समझा जाए, ट्रंप के आने के बाद क्या इसमें कोई तब्दीली आ सकती है? और ट्रंप की जब उनको इक़्तिदार मुंतकिल हो जाएगा तो उनकी पॉलिसी अब नए सीरिया में जहाँ पे बशारुल असद नहीं है और मुज़ाहमत का ग्रुप्स की हुकूमत है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप से उनकी सीरिया पॉलिसी पे? देखें, ये जो हिस्ट्री है सिविल वॉर की, ये 15 मार्च 2011 को स्टार्ट हुई बेसिकली होम्स से। और अगर आप उस वक्त के उस जमाने की जो अखबारात हैं और उस जमाने की जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है, जो ओपन सोर्स अवेलेबल नॉलेज था, उसको फॉलो करें और आज का जो रेवल्यूशंस हैं, जो डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है, तो 25 मार्च को प्रेसिडेंट ओबामा ने CIA को ऑर्डर किया था कि वो जो सीरिया के अंदर एफर्ट्स टू टॉपल बशार अल असद है उनको एड करें और उनको हर किस्म की हेल्प प्रोवाइड करें। प्रेसिडेंट ओबामा ने सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को टास्क किया कि बशर अल असद को ओवरथ्रो करने के लिए, जो उससे पहले कम से कम सीरिया के अंदर किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। 15 मार्च को कॉन्फ्लिक्ट की पहली शॉट फायर होती है और 25 मार्च को प्रेसिडेंट ओबामा का प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को सीरिया में बशर अल असद को ओवरथ्रो करने की एफर्ट्स को एड करें। ये इसकी बुनियादी तारीख है, ये अनडिनाइबल है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैं चाहूँगी बिल्कुल आखिर में आप कमेंट कीजिएगा और मैं चाहूँगी कि आप हमें फ्यूचर में भी जो हमारी जो शोज़ हैं उसमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और बिल्कुल इस वक्त जो सूरत हाल है वो गैर यकीनी सूरत हाल है और अभी कुछ भी तवक्को नहीं लगाई जा सकती, उम्मीद ही की जा सकती है कि अब कुछ बेहतरी आए। जो आमिराना तर्ज़ हुकूमत है वो उसका ख़ात्मा हुआ है और अब कोई नए जो आमिर हैं वो वहाँ पर ना हो। मैं चाह रही थी कि आप बिल्कुल आखिर में कमेंट कर दें कि बशारुल असद से ज़्यादा तो शेख हसीना वाजिद ने ही रेजिस्टेंस शो कर दी थी। इतनी ठीक है कि कुछ हफ्तों के ऊपर मुहित थी ये पूरी रेजिस्टेंस, लेकिन जितनी जल्दी वो वहाँ से, जितनी खामोशी से वो वहाँ से चले गए, आपको नहीं लगता कि बड़ी कहने को तो 50 साल लगे लेकिन बड़ी आसानी से इक़्तिदार उन्होंने हवाले कर दिया और छोड़ गए वहाँ से? देखिए, बुनियादी जो उनका एक तो हमेशा जो इस तरह के डिस्पोटिक रूलर्स होते हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रेडिबिलिटी का होता है। उनको पता है कि वो क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हुए थे आम आवाम के अंदर। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिकली और जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग ये नहीं होना चाहिए था इस तरीके से। असद से पावर ट्रांसफर होनी चाहिए थी हर हाल में। असद वाज नॉट द फ्यूचर ऑफ सीरिया। सीरियन पीपल आर वेरी ब्राइट। अगर आप कभी लंदन में भी सीरियन लोगों से आपका इंटरेक्शन हुआ, मुझे जो ब्राइटेस्ट लोग लगते हैं अरब कंट्री से जो आते हैं वो सीरियन लोग हैं। तो आई थिंक दे हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। और बशर अल असद के पास कोई ऐसी करिश्मा या पर्सनालिटी या कुछ भी नहीं था कि वो सीरियन लोगों को आगे लेके जा सकते। तो ही हैड टू गो। लेकिन जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ और जिस तरीके से अनफोल्ड हो रहा है अभी, आई थिंक ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। ये इसके रिपरकशंस बहुत डेंजरस हैं। और आपने जैसा पूछा कि असद की रेजिस्टेंस जो उसका स्टैंड था वो इतना शॉर्ट लिव क्यों था, तो वो प्रॉबेबली जो इसके ऊपर बहुत सारी वर्किंग थ्योरीज हैं, इसमें भी फैक्चुअली कुछ भी सामने नहीं आया।
लेकिन एक जो वर्किंग थ्योरी जिसके ऊपर काफी ज्यादा समझ आती है वो ये है कि एंड में जनरल्स ने इसको धोखा दिया। जो इसकी सीरियन अरब आर्मी थी, उसके जो जनरल्स थे, वो इसको कुछ और पिक्चर दिखाते रहे। वो कहते रहे नहीं नहीं हम रीग्रुप हो रहे हैं सेंट्रल कंट्री में और हम वहां से ऑफेंसिव रीलॉन्च करेंगे और नॉर्थ के जो सिटीज है पिछली बार की तरह हम ले लेंगे। लेकिन समथिंग इज रॉन्ग समवेयर डेफिनेटली, जो कि अभी हमें नहीं पता। अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन क्रेडिबल सामने नहीं आई है। लेकिन जो वर्किंग थ्योरी होती है वो डिफरेंट बुनियादों पे और डिफरेंट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को कलेक्ट करके बनाई जाती है। तो जो वर्किंग थ्योरी इस वक्त सामने है वो ये है कि असद के जो जनरल्स हैं, जो सीरियन अरब आर्मी है, जनरल्स प्रोबेबली पहले से मुसाद ने और CIA ने और MI6 ने और टर्किश इंटेलिजेंस ने अपने अपने टारगेट्स को न्यूट्रलाइज हार्मोनाइज कर लिया हुआ था, और UAE ने भी खास तौर पे। तो इसमें होता यही है कि हर कोई अपने अपने प्लेयर्स को अपने बता देता है कि आपने किस टाइम पे आपका इन एक्शन जरूरी, एक्शन नहीं इन एक्शन। सो वो इन एक्शन की बुनियाद पे जब वो असद को समझ आ गई, जब हमा गया और होम्स गया, उसके बाद क्लियर था कि अब जो रोड टू दमिश्क है वो क्लियर है। इसका मतलब है सीरियन आर्मी लड़ना नहीं चाहती। बट इसमें भी एक कैविएट है, वो ये है कि बहुत सारे जो यंग सोल्जर्स हैं और यंग ऑफिसर्स हैं जो सीरियन अरब आर्मी के, वो चेन ऑफ कमांड से प्रॉपर डायरेक्शंस या कोई डायरेक्शंस ना आने की वजह से मेल्ट अवे तो हो गए, लेकिन मेल्ट अवे होके वो अब चले गए हैं माउंटेनियस रीजन्स में और इनएक्सेसिबल रीजन्स में जो ईस्टर्न सीरिया में ज्यादातर मौजूद है। अब वहां से उनकी कुछ वीडियोस आ रही हैं जो ईरान के भी कुछ अकाउंट्स ने शेयर किए हैं, ऑफिशियल ही सेमी ऑफिशियल अकाउंट्स ने, जिसमें सीरियन अरब आर्मी अब रीग्रुप हो रही। तो ये कैविएट आ रहा है इसमें। आई थिंक नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर हम दोबारा बात करें तो इसमें मजीद कुछ डेवलपमेंट हो चुकी भी होगी कि जो सीरियन अरब आर्मी का मेल्ट में होना है वो वाकई अभी तक समझ से बाहर है। बिकॉज सीरियन अरब आर्मी एक बहुत ही बैटल हार्डेंड आर्मी, इन्होंने जो दाइश के खिलाफ जंग लड़ी है वो वाकई एक बैटल हार्डेंड आर्मी बना दी है उसने। तो इस तरह उसका जो मेल्ट डाउन होना है वो अभी तक, मैं आपको बताऊं, अभी तक ये बहुत सारे इजरायलीज को भी और टर्किश को समझ नहीं आया कि एकदम मेल्ट अवे कैसे हो गया। बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि आपने कहा कि जो अपडेट होगी अगले 24 घंटे में उसके ऊपर भी नज़र रखते हैं। मैं चाहूँगी आप दोबारा भी हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया